यहाँ पर बात करने का जो मौका दिया है। मैं आज कराची का मुकदमा नहीं लड़ूंगा, बल्कि आज जो है कराची का नौहा पढ़ना है मुझे। यहाँ पर कराची के ऊपर मातम करना है, कराची के लिए सीना कोबी करनी है। तो जनाब स्पीकर, ये 2 दिन की जो बारिश हुई है, इसने अंदरूने सिंध की हुकूमत के हुक्मरानों की कलाई खोल कर रख दी है कि आज कराची तबाही का मंजर पेश कर रहा है। वहां पर सैकड़ों मकानात तबाह हो चुके हैं। आज भी लोगों के घरों में पानी कई फीट उनके घरों में मौजूद है। दर्जन भर से जायद अमवात हो चुकी हैं। जनाब वाला, कल की जो मौत एक बच्चे की हुई है गटर में, वो यकीनन इस हुकूमत सिंध के ऊपर एक ऐसा तमाचा है कि वो आज भी नेहरू की तरह बांसुरी बजाती फिर रही है कि जैसे कराची में सब ठीक है। और इस दफा कहा जा रहा है हुकूमत सिंध की जानिब से कि बारिश ज्यादा हो गई। जब बारिश ज्यादा होती है तो ज्यादा पानी आता है, तो आपने इंतजाम क्या किया? आपने वहां के लोगों को रिलीफ देने के लिए, जो 2 महीने से लोकल गवर्नमेंट के लोग चिल्ला रहे थे, कराची का मेयर, हैदराबाद का मेयर ये कह रहा था कि आप जो है नालों की सफाई को देखें। कराची के 5 नाले अगर हुकूमत सिंध साफ नहीं कर सकती है तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बदनसीबी कराची के 3 करोड़ आवाम के लिए, इससे बड़ी बदनसीबी कोई नहीं हो सकती। जनाब स्पीकर, आज कराची का जो मंजर है वो आज पूरी दुनिया देख रही है कि आज भी वो पानी में डूबा हुआ है, मकानात गिरे हुए हैं, बीमारियां फैल रही हैं। और ये वो कराची है कि जो गुज़िश्ता साल 2018-19 में कराची ने सिंध हुकूमत ने 235 अरब रुपए टैक्स जमा किया, जिसमें से 210 अरब रुपए कराची ने अपना हिस्सा डाला। मैं ये पूछता हूं कि कई करोड़ रुपए नालों की सफाई के लिए अगर सिंध हुकूमत नहीं खर्च कर सकती, तो फिर हमारे ऊपर ये बदनामी का एक ऐसा दाग है कि जो मिटाए नहीं मिट सकता। जनाब स्पीकर, कराची के लिए, कराची में सिंध हुकूमत ने अभी जो तरक्याती बजट पेश किया, उसमें उसने सेहत के शोबे में 10 अरब रुपए रखे, लेकिन बदनसीबी यह है कि कराची शहर के 3 करोड़ आवाम के लिए सिर्फ 3 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अब ये बताइए कि एक तरफ इतनी बड़ी आफत कराची पर आई हुई है और दूसरी तरफ सिर्फ 3 करोड़ रुपए जो है वो रखे। तो 3 करोड़ की आबादी के हिसाब से जनाब स्पीकर, कराची को आफत ज़दा शहर करार दिया जाए, नंबर 1, और सिंध हुकूमत को कोई गिरान न दी जाए। बल्कि मैं कराची के ताजरों से, कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट से मुतालबा करूंगा कि अगर उन्होंने टैक्स देना है तो अब वो टैक्स को वफाकी हुकूमत कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि वो टैक्स को खुद खर्च करे। और जनाब स्पीकर, आखिरी बात मैं कहता हूं कि आज सिंध में कारोकारी कल्चर की हुकूमत है, सिंध में कारोकारी कल्चर की हुकूमत है। और इस कल्चर के खिलाफ, इस अंदरूनी सिंध की हुकूमत के खिलाफ कराची में पीटीआई के एमएनएज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के एमएनएज सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजन इस इजलास से बाइकआउट करते हैं। मरी साहबा, बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। ऑनरेबल मेंबर बातें कर रहे थे और मुझे खुशी होती कि वो बैठ के सुन भी लेते, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने बातें की वो मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी सोच को अप्लाई कर रहे थे। मैं नहीं जानती किस एजेंडा पे थे, लेकिन बार जब वो अफसोस ये हुआ कि एक सूबे की हुकूमत को उन्होंने अंदरूने सिंध का लफ्ज दिया, उन्होंने सूबे को जिस सोच के तहत डिवाइड करने की कोशिश की, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। सिंध की हुकूमत है और सिंध के अंदर अगर कोई वायलेशन होता है, कोई क्राइम होता है, तो हुकूमत जागी हुई है। अगर किसी सोच के तहत वहां केसेस होते हैं जो कारोकारी का इन्होंने नाम दिया और हुकूमत को कारोकारी का नाम दिया, मैं इसकी भी मजम्मत करती हूँ। आई डोंट थिंक दिस इज द वे एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस शुड बी टॉकिंग एंड एड्रेसिंग गवर्नमेंट इन प्लेस। फेडरेटिंग यूनिट की वो बात कर रहे थे, सिंध की वो बात कर रहे थे। मुझे अफसोस है और ये उस जमात से ताल्लुक रखते हैं, मैं ज्यादा
तो नहीं बात करना चाहती थी इनके माजी पर, लेकिन हमने भी वो वक्त गुजारा है कराची के अंदर जिस तरह का अनरेस्ट हमने देखा है, जो भत्ताखोरी हमने देखी है, जो बोरियों में बंद लाशें पाकिस्तान के उस शहर ने देखी हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज इनके लीडर इनको कहते थे जेवर बेचो, फ्रिज बेचो, टीवी बेचो, खरीदो क्या? असलहा खरीदो, खून रेजी करो। ये कराची ने देखा है, तो हमें कराची पर लेक्चर ना दे। और खुदारा जो 21 मेंबरान, जिसमें 14 मेंबरान पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, दीगर इनके एलाय जो आज अभी कुछ फरमा के गए हैं वो है, ये 21 मेंबरान कराची की शाहराहों पे उस वक्त नजर क्यों नहीं आते जब कराची में हिस्टोरिकल बारिश होती है? वो बारिश जो 10 बरसों में नहीं हुई, लेकिन 2 घंटे में कराची में 2 रोज कराची ने भुगता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जिसका दर्द इन्हें आज सता रहा है, जनरल मुशर्रफ के साथ मिलकर उसे प्राइवेटाइज 2005 में किया गया। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जो धरनों में शामिल थी। कराची के 6 डीएमसी में से 4 डीएमसी किसके हैं? लोकल गवर्नमेंट किसकी है? देखिए, अपनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं हुआ जाता। मैं भी अरबों रुपए जो नालियों की सफाई के लिए लिए गए उसका हिसाब मांग सकती हूं, लेकिन ये नेशनल असेंबली है, हमें यहां नेशनल इश्यूज पर बात करना है। मैं एक एक चट्टान कच्चा चिट्ठा खोल सकती हूं, लेकिन दिस इज नॉट द वे दैट आई एम गोइंग टू बिहेव। दिस इज नॉट, आई एम नॉट ऑन एन एजेंडा, दे आर ऑन एन एजेंडा, दे कैन बी ऑन एन एजेंडा। हमारा एजेंडा है पाकिस्तान, हमारा एजेंडा है महंगाई, हमारा एजेंडा है लोड शेडिंग, हमारा एजेंडा है जिन मसाइल में आपने आज पाकिस्तान को डाल दिया उससे पाकिस्तान को निकालना। जाके देखें सोने की कीमत क्या हो गई है, आप जाके देखें गरीब अपने बच्चों की शादी में जो एक मैं समझती हूँ कि एक तोला सोना देने के काबिल हुआ करता था एक जमाने में, वो सोच नहीं सकता कि वो आज अपने किसी बच्चे की शादी करे। आप लोगों ने पाकिस्तान को किस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है? इन चीजों की आपको फिक्र नहीं है? आपको लाहौर में बारिश नजर नहीं आई? आपको केपी में बारिश नजर नहीं आई? बारिश जहां होती है वहां नुकसान जरूर होता है। अगर वहां बर वक्त इंतजाम नहीं होता तो इसमें सबकी जिम्मेदारी होती है। सिंध के मिनिस्टर आपको रोड्स पे शाहराहों पर नजर आए हैं, पानी की निकासी के लिए नजर आए हैं, आप मीडिया के सवालात के जवाब देने नजर आए हैं। इनके कितने नुमाइंदे वहां थे? ये या सो रहे थे, वोट लेके सो जाते और असेंबलियों में आके एजेंडा पे काम करते। दे शुड वर्क फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जी, आइटम नंबर 3 तवज्जो दिलाओ नोटिस। मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा आइटम नंबर 3 पेश करें जी। इसके बाद इस पहले मैं आइटम नंबर 3 ले लूं, इसके बाद जी, इसके बाद ये आइटम नंबर 3 ले लेता हूं, उसके बाद जी आइटम नंबर 3 जी। आइटम नंबर 3 वजीर मवासलात की, तो बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। वजीर मवासलात की तवज्जो आवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जनरल स्टोरों की जानिब से हर किस्म की अशिया ओपन मार्केट निस्बत दुगने दामों फरोख्त किए जाने से मुतालिक है। जी मुराद सईद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब, इनका सवाल है कि रेस्टेरियास के अंदर के ऊपर जो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स और बाकी जो खाने पीने की अशिया है उनके हवाले से है कि वहाँ पे महंगी होती है। ये NHA के अंडर नहीं आता, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो होती है कीमतों का तयन और प्राइस कंट्रोल कमेटीज जो डिस्ट्रिक्ट की होती है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो रूल्स कहते हैं। हमने क्या किया इस हवाले से जी, हमने पंजाब हुकूमत वहाँ पे हमारा कराची हैदराबाद के ऊपर जो वहाँ पे जो हुकूमत कायम है, डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो 2 अजला आ रहे हैं उनके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को हमने लिखा है कि इसके ऊपर आप कार्रवाई करें। और हम मुख्तलिफ मौके पे इसकी इंस्पेक्शन भी कर चुके हैं, हमारी नुमाइंदे भी वहाँ पे जाते हैं और वो रिपोर्ट हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ शेयर कर लेते हैं। और उनसे मैंने पहले फ्लोर ऑफ द हाउस भी गुजारिश की थी कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको पूरा करें। मोटरवे पुलिस का जहाँ तक काम होता है स्पीकर साहब, उनका सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी करना और लोगों के लिए आसानी पैदा करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। शुक्रिया जी। मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा सवाल पूछें जी। एक्चुअली ये जो मोटरवेज पे बने हुए हैं रेस्टोरेंट्स,
اور باقی چیزیں یہ اس لیے ہیں کہ جو موٹر وے پہ لوگ سفر کرتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو. یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ریسٹورینٹس ہیں ان کی قیمت وہی ہے جو شہر سے باہر ہوتی ہے, لیکن وہ جو لوکل چیزیں ہیں جیسے پانی کی بوتل ہے وہ اگر ہمیں 15 روپے کی یہاں پہ ملتی ہے تو موٹر وے پہ وہ 16 اور 20 روپے کی ملے گی. اور اسی طرح سگریٹ کی قیمت, باقی چیزوں کی قیمت, چپس کے پیکٹس آلموسٹ ڈبل ہوتا ہے وہ سارا کچھ. تو یہ اس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ وہ وہاں پہ قیمتیں زیادہ کیوں لی جا رہی ہیں. پیٹرول وہ بھی مہنگا ملتا ہے, ہر چیز مہنگی ہے کہ عوام کے لیے بے انتہا مشکلات ہوتی ہیں کہ وہ لمبا سفر کر رہے ہیں, موٹر وے کے تھرو کر رہے ہیں, وہ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ راستے میں ریسٹ نہیں کر پاتے کیوں